ट्वेल्थ क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर। और वेक्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। जी हाँ, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। हमने दो वेक्टर्स ए और बी लिए थे और इन दोनों का जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था तो ये क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी आई थी। हमने इसके बारे में चर्चा भी किया था। अब ए क्रॉस बी करने से अगर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उस वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। दोनों होते भी हैं, किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी करने से अगर हमारे पास एक वेक्टर आता है, ए का बी के साथ अगर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक सदिश राशि आती है तो वो सदिश राशि में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका परिमाण और एक उसकी दिशा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा और साथ में एन कैप। अब यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एन कैप जो है, ये एन कैप अपने आप में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ये हिस्सा जो है इसके परिमाण को व्यक्त करता है और एन कैप जो है उसकी दिशा को व्यक्त करता है। साथ में ध्यान इस बात का भी रखिएगा कि एन कैप जो है ये यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश हमेशा डायरेक्शन बताएगा और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। कोई भी यूनिट वेक्टर जब भी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड अपने आप में 1 होगा और वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये तो बात हो गई थी ए क्रॉस बी की। अब हमने एक और बात की थी, अगर हमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिया, ए क्रॉस बी का अगर हमने मैग्नीट्यूड लिया तो ये केवल बराबर होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के। ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए तो ये होता है ए मॉड बी साइन थीटा के। और यहीं से अगर मैं इन दोनों चीज़ों को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये दोनों चीज़ें इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी और डिवाइड होते ही हमारे पास ए क्रॉस बी मॉड अपॉन मॉड ए मॉड बी ये आएगा और ये इज इक्वल टू में बचेगा साइन थीटा। और ऐसा करते ही मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है और ये फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए, खास तौर से उस एंगल का साइन। अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हों, मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर बी दिया हुआ है और पूछा जाए कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल बना है उस एंगल का अगर साइन निकालना हो, उस एंगल का साइन निकालना हो तो साइन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट से हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिलती है। इस दो बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट से हमें कॉस थीटा का मान निकलता है और क्रॉस प्रोडक्ट से हमें साइन थीटा का मान ज्ञात होता है। साथ ही साथ दो और छोटी छोटी चीजें, अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं और इन दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला और डॉट प्रोडक्ट अगर वो 0 आ गया, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। क्यों परपेंडिकुलर हैं? डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब सोचिए, थीटा की जगह पर अगर मैं 90 डिग्री पुट कर दूं, थीटा की जगह पर अगर मैं 90 डिग्री पुट करूं तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस 90 की वैल्यू अपने आप में 0। मॉड ए मॉड बी कुछ भी आए, कॉस 90 जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा हिस्सा अपने आप में 0 हो जाता है और 0 होते ही हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब दो सदिशों का
डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री मतलब वो दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, दोनों के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर लंब हैं। साथ ही साथ आप सोचिए, दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो इसका भावार्थ क्या होगा? क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ ये होगा कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं। दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। दो सदिश अगर एक दूसरे के समानांतर होते हैं तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखा था। इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पर साइन थीटा लिखा है। अब सोचिए, साइन थीटा में अगर मैं थीटा की जगह जीरो पुट कर दूं, साइन थीटा में थीटा की जगह अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी? साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होने के कारण ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है अपने आप में जीरो हो जाएगा और तब हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री का बना है तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री का है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। इन छोटी छोटी बातों का डिस्कशन हमने कर लिया था। अब बारी है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जो है हमारा पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसके पहले कि हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, एक छोटी सी चीज और, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का जब हमने डेफिनेशन देखा था तो उस डेफिनेशन में हमने एक डायग्राम बनाया था। डायग्राम जो था एक पैरेललोग्राम का था। इस तरह से हमने एक पैरेललोग्राम बनाया था जिसमें ये वाला साइड जो था ये हमारा वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाली साइड जो थी हमारा वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसके बीच का जो ये एंगल था ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब सोचिए, इस पूरे फिगर में एन कैप कहाँ था? एन कैप जो है और कहीं नहीं, इस वाले पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर था। इस वाले पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर था और यही हमारा एन कैप है। हम लोगों ने क्या जाना था, क्या डिस्कशन किया था इस वाले फिगर से? इस वाले फिगर से हमने यह डिस्कशन किया था कि जैसे बोर्ड जो आप देख पा रहे हैं, ये बोर्ड आपका एक प्लेन है, एक समतल है। इस प्लेन में ये जो है अपने आप के परपेंडिकुलर है। हमने इसको ऐसे भी समझा था कि ये पैरेललोग्राम जिस बोर्ड पर बना है, अगर इस चौक को मैं यहाँ पर चिपका दूं तो ये चौक जो है आपको बोर्ड से बाहर निकला हुआ दिखाई देगा और यही है ये एन कैप है। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। दो वेक्टर्स के ऊपर अगर परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर निकालना हो, दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर अगर कोई तीसरा वेक्टर निकालना हो तो वो ये एन कैप होता है। ये एन कैप इन दो वेक्टर्स ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर कभी आपसे किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दो सदिश हैं और इन दोनों सदिशों पर लंब सदिश निकालिए, आप एक ऐसे वेक्टर को निकालिए जो दिए गए दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो, दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तब आप वहां पर ये एन कैप निकालेंगे। एन कैप कैसे निकालेंगे? अभी अभी आपने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखा था। इस फॉर्मूले में ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला देखा है, यहां से आपको एन कैप आराम से निकल जाएगा। एन कैप निकालने के लिए करना कुछ नहीं रहता है, ए क्रॉस बी में मॉड ए मॉड बी से डिवाइड करना रहता है। मॉड ए मॉड बी से डिवाइड कर देंगे तो आपका एन कैप निकल जाएगा और वही इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में जब वेक्टर हमने पढ़ना शुरू किया था वहाँ पर हमने इस बात को डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है तो इस वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अब
किसी भी वेक्टर में जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तब इसके मैग्नीट्यूड को हमने मॉड ए से रिप्रेजेंट किया था और इसके डायरेक्शन को हमने कैप ए से रिप्रेजेंट किया था। ये कैप ए जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अब ये अपने आप में एक यूनिट वेक्टर भी होता है। इस ए कैप को निकालने के लिए हम क्या करते थे, इस मॉड ए को लाकर इधर डिवाइड कर देते थे, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए आता था। सेम वही सिचुएशन यहां पर भी है। यहां पर अपने इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। हिंदी में पहला क्वेश्चन जो है उसको हिंदी में, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। इसे हिंदी में ऐसे कहा जाएगा कि वह इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, वह इकाई सदिश ज्ञात कीजिए जो सदिशों आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप तथा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप दोनों पर लंब हो। वह इकाई सदिश, वह मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जो सदिशों आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप दोनों पर लंब हो। सबसे पहले दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हमें उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहता है। दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इन दोनों वेक्टर्स का हम कोई नाम ले लेते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। हमने क्या किया, हमने इन दोनों वेक्टर्स का नाम दे दिया, एक का नाम वेक्टर ए दे दिया, दूसरे का नाम वेक्टर बी दे दिया। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड में यहाँ पर पहले आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप। पहले वाले वेक्टर्स का जो कोफिशिएंट है, पहले वाले सदिश का जो गुणांक है उसे लिखना है। आई का गुणांक यहाँ पर 1 है, जे का गुणांक यहाँ पर -2 है, के का गुणांक यहाँ पर 3 है और दूसरे वाले वेक्टर का कोफिशिएंट आपको यहाँ लिखना है। तो वहाँ पर आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 2 है और के का गुणांक -1 है। अब आप डिटर्मिनेंट मेथड से इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर से आई कैप, इसे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 माइनस का 6 माइनस जे कैप। डिटर्मिनेंट में आपको ये पता होगा कि साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके हम लेते हैं, जिसके कारण इसको प्लस में रखे हैं, इसको माइनस में ले रहे हैं। यहाँ पर ये जे का कॉलम और ये जे का रो हटेगा। यहाँ के बाद हमारे पास 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और ये हमारा माइनस का 3 और यहाँ पर हमारा प्लस का के कैप और ये हमारा 2 + 2। अब इसे सही ढंग से अरेंज करके लिख देते हैं। सही ढंग से अरेंज करके लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू
2 में से 6 माइनस करेंगे, माइनस का 4 आई कैप -4, तो ये प्लस का 4 जे कैप और ये हमारा प्लस का 4 के कैप होगा। अब सोचिए, ए क्रॉस बी करने से जो हमारे पास आंसर आया वो आंसर अपने आप में एक वेक्टर है। ए क्रॉस बी करने से जो हमारे पास आंसर आया वो आंसर अपने आप में एक वेक्टर है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे चर्चा किया, सबसे फर्स्ट डे भी हमने वेक्टर में यही चर्चा किया था, किसी भी वेक्टर को कोई भी जो वेक्टर होता है, ये वेक्टर में दो हिस्से होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को हम उसके मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन को हम उसके कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, है। और ये कैप वाला हिस्सा जो है और कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश होता है। तो अब सोचिए, ए क्रॉस बी करने से जो आपका वेक्टर आया, इसमें कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, एक मैग्नीट्यूड का हिस्सा है और एक डायरेक्शन वाला हिस्सा है। जो इसका डायरेक्शन वाला हिस्सा है हमें वही निकालना है। डायरेक्शन वाला हिस्सा निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर ये डायरेक्शन वाला हिस्सा ए कैप निकालने के लिए हमें उसके मॉड को लाकर इधर डिवाइड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके मॉड को फाइंड करेंगे। मॉड ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू अंडर रूट, मॉड कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, याद आया? तो यहाँ से हमारे पास आएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर से 4 का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है हमारा। मॉड a क्रॉस b इज इक्वल टू, रूट के अंदर ये हमारा 16, ये भी हमारा 16 और ये भी हमारा 16। 16 ये हमारा आ जाएगा 48। 48 को फैक्टराइज कर सकते हैं, 48 को फैक्टराइज बिल्कुल किया जा सकता है। ये हमारा 4√3 आएगा। ए क्रॉस बी का मॉड ये हमारा आ गया 4√3। हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए क्रॉस बी का हमने मॉड भी निकाल लिया। अब अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश निकालने बोला गया है। इकाई सदिश ये हमारा कैप वाला हिस्सा होता है। तो ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है? इस मॉड को इस वेक्टर में डिवाइड करना है। मॉड वाले हिस्से को लाके डिवाइड कर देना है। किस में डिवाइड करना है? वेक्टर वाले में। वेक्टर हमारा कहाँ है? वेक्टर है हमारा ए क्रॉस बी यहाँ पर, और इसका मॉड कहाँ है? मॉड है यहाँ पर। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज लिखेंगे, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, ये जो पहला वाला वेक्टर था इसे हमने नाम ए वेक्टर दिया था, और ये जो दूसरा वाला वेक्टर था इसे नाम हमने बी वेक्टर दिया था। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय कैसे निकालते हैं? वेक्टर में ए क्रॉस बी में हम उसी के मॉड से डिवाइड करने वाले हैं। ए क्रॉस बी के वेक्टर वाले पार्ट में हम उसी के मॉड से डिवाइड करने वाले हैं। हिंदी में क्या लिखा गया है? सदिशों ए और बी दोनों पर लंब इकाई सदिश, सदिशों ए और बी दोनों पर लंब इकाई सदिश इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। वैल्यू बस पुट करना है। वैल्यू में ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए क्रॉस बी का वैल्यू जो है हमारे पास -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप है। -4 आई कैप
प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप और अपॉन में इसका मॉड हमने कितना निकाला था, मॉड हमने निकाला था 4√3। और अगर आगे सॉल्व करना है तो ऊपर से 4 कॉमन निकाल कर इस 4 से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। और अगर सॉल्व करना चाहें तो आप √3 को रैशनलाइज कर लीजिए, √3 का परमीकरण कर लीजिए। उसके लिए आपको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर में √3 आ जाएगा, नीचे में सॉल्व करके आपका 3 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ये अपने आप में एक वेक्टर है। कैसा वेक्टर? यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर? इकाई सदिश है ये। और ये जो इकाई सदिश है ये इन दोनों सदिशों पर लंब है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी आपको दो वेक्टर्स के ऊपर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो सबसे पहले आप उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसी का मॉड निकालिए और उसी मॉड से उसके क्रॉस प्रोडक्ट वाले पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यह था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। Find a unit vector perpendicular to the plane ABC where A, B and C are the points 3, -1, 2, 1, -1, -3 and 4, -3, 1। हमें यहाँ पर एक प्लेन दिया गया है और उस प्लेन में हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक समतल दिया हुआ है, उस समतल में 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और बोला गया है कि यूनिट वेक्टर निकालिए जो कि उस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। अब जैसे समझिए, ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है। ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है। हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेन में 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, कहीं पर भी ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने 3 पॉइंट्स ले लिया। ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है और ये पॉइंट हमारा C है। अब आपसे बोला जा रहा है आप एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो इस प्लेन पर ही परपेंडिकुलर हो। आप एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जो इस समतल पर लंब हो। सोच के देखिए, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर लेना है, इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर को तो कोई ऐसा चीज होगा जो बोर्ड से बाहर की तरफ निकले। जैसे अगर आप इसको देख पा रहे हैं और इसको अगर मैंने इसके ऊपर इस तरह से चिपका दिया, इस तरह से चिपकाने के बाद ये चौक जो है इस बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बोर्ड पर अगर परपेंडिकुलर है तो हमें यही चौक वाला यूनिट वेक्टर निकालना है। यही चौक वाला यूनिट वेक्टर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई 2 वेक्टर दिए गए हों तो उन दोनों वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसे हम किस तरह से निकालते हैं। 2 सदिशों पर लंब सदिश निकालना हमें आता है, लेकिन बात तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर तो वेक्टर है ही नहीं, यहाँ पर तो प्लेन दिया गया है। तो इस प्लेन में जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उन 3 पॉइंट्स की सहायता से वेक्टर जनरेट करेंगे। जो हमारे 3 बिंदु दिए गए हैं उन तीनों बिंदुओं की सहायता से हम वहाँ पर सदिश का निर्माण करेंगे। क्या है, हमें पॉइंट A पता है, पॉइंट B पता है, पॉइंट C पता है। तो हम यहाँ से पहला वेक्टर जो बनाएंगे वो वेक्टर AB होगा और दूसरा वेक्टर जो बनाएंगे वो वेक्टर AC होगा। हम AB और AC ऐसे 2 वेक्टर्स बना सकते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। बात हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हिंदी में अगर देखा जाए, वह इकाई मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जो उस समतल ABC पर लंब हो जिसके 3 बिंदु A B C क्रमशः 3, -1, 2, 1, -1, -3 तथा 4, -3, 1 हैं। हमें एक समतल दिया हुआ है और समतल में 3 बिंदु A B C दिए हुए हैं, A B C के निर्देशांक दिए गए हैं और हमसे उस समतल पर लंब मात्रक सदिश पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट O be the origin, माना O मूल बिंदु है एंड A, B और C जो है इसे हम वेक्टर के रूप में जब देखेंगे एंड पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, हम तीनों बिंदुओं के स्थिति सदिश ले रहे हैं, हम तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं। तो पहला वाला जो होगा इसे हम वेक्टर OA कहेंगे। वेक्टर OA क्या होगा? ये होगा हमारा 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। सोचिए, जब भी आपके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं तो ये आपका x वाला पार्ट होता है, ये आपका y वाला हिस्सा होता है और ये आपका z वाला हिस्सा है। x वाले के लिए जो हम लोग वेक्टर यूज करते हैं वो i कैप होता है, y वाले के लिए जो हम लोग वेक्टर यूज करते हैं वो j कैप होता है और z वाले के लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं वो हमारा k कैप होता है। तो इसको वेक्टर के रूप में जब लिखेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, x वाले कोऑर्डिनेट में i कैप लगाना है, y वाले कोऑर्डिनेट में j कैप लगाना है और z वाले कोऑर्डिनेट में आपको k कैप लगा देना है। हमने लगा दिया तो हमारा OA बन गया। अब सोचिए, इसी तरह से तो हम OB भी बना सकते हैं। तो OB वेक्टर हमारा क्या होगा? OB वेक्टर होगा i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। और OC वेक्टर क्या होगा? OC वेक्टर हमारा हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। यहाँ से हमने A, B और C तीनों के पोजीशन वेक्टर्स निकाल लिए। अब हम यहाँ पर वेक्टर AB निकालते हैं। वेक्टर AB में पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A आएगा। AB सदिश ज्ञात करने के लिए बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश, यही होता है। तो यहाँ से AB वेक्टर जो आएगा, B का पोजीशन वेक्टर क्या है? B का पोजीशन वेक्टर I माइनस j कैप माइनस का 3k कैप है, माइनस A का पोजीशन वेक्टर क्या है? A का पोजीशन वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप है। सॉल्व करिए। I में से 3i कैप माइनस करेंगे तो माइनस का 2i कैप माइनस j कैप और यहाँ से प्लस j कैप, j तो उड़ जाएगा, माइनस का 3k कैप और माइनस का 2k कैप, यहाँ से माइनस का 5k कैप आएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो AB वेक्टर हमारा ये आ गया। AB वेक्टर के बाद हम बात करते हैं AC वेक्टर की। AC वेक्टर कैसे निकलेगा? क्या लिखा जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। AC सदिश हम कैसे ज्ञात करेंगे? बिंदु C का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश। तो यहाँ से AC वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ C हमारा ये है हमारा 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A का हमारा ये है 3i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप। सॉल्व करेंगे। AC वेक्टर इज इक्वल टू
4 आई कैप माइनस का 3 आई कैप, ये हमारा आई कैप आएगा, माइनस का 3j और ये हमारा प्लस का j, ये हमारा माइनस का 2j कैप आएगा, और यहाँ पर k और माइनस का 2k माइनस k कैप आएगा। हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया, हमने ए सी वेक्टर निकाल लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा हमारा अब क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो वेक्टर्स थे। पहला वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स थे। इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर हमारा ये है, दूसरा वेक्टर हमारा ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर दे दिया था और इस वेक्टर का नाम बी वेक्टर दे दिया था। वही चीज, वही सेम सिनेरियो अब यहाँ पर भी आ गया, बस नाम बदला है, हल्का सा नाम बदला है। जिसे हमने वहाँ पर ए वेक्टर बोला था वो यहाँ पर ए बी वेक्टर बना है, जिसे हमने वहाँ बी वेक्टर बोला था वो यहाँ पर ए सी वेक्टर बना है। और सॉल्व क्या करना है, निकालना क्या है, निकालना यहाँ पर भी हमें यूनिट वेक्टर ही है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकल जाने के बाद हम यहाँ पर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद इसका मॉड निकाल लेंगे और उसी मॉड से इसको डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर दे देगा हमें। चलिए अब हम ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं। ए बी क्रॉस ए सी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। आई कैप जे कैप के कैप, ए बी वेक्टर को पहले लिखना है तो यहाँ से कोफिशिएंट लिखा जाता है, केवल गुणांक लिखा जाता है, तो ये होगा माइनस का 2। जे वाला हिस्सा यहाँ नहीं है, जो नहीं है वो हमारे लिए 0, और यहाँ पर ये माइनस का 5। और ए सी वेक्टर में 1 -2 -1 सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आई कैप, ये और ये उड़ा 0 -10 माइनस जे कैप, ये और ये उड़ा 2 + 5, 2 + 5 हमारा 7 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस के कैप, ये और ये उड़ा, ये हमारा 4। साइड हैंड से लिख देंगे माइनस का 10 आई कैप -7 जे कैप +4 के कैप। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने ए बी क्रॉस ए सी निकाल लिया। ए बी क्रॉस ए सी निकल जाने के बाद अब इसी का मॉड चाहिए, इसी का मॉड निकालेंगे।